बात देश की भगवा राजनीति की और इस राजनीति के 3 चैप्टर्स। वो 3 चैप्टर कौन से हैं? वो भगवा राजनीति के चैप्टर हैं असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी हिंदुत्व और भगवा राजनीति को मजबूत लगातार कर रही है। असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, अपने मिशन को कामयाब बनाया। बंगाल में जीत और शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद उनके एक्शन तेज हो गए। तो उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर के फुल एक्शन मोड में बीजेपी आ चुकी है और उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगे, इसी प्लान पर काम हो रहा है। लेकिन बीजेपी की भगवा राजनीति का पहला चैप्टर असम। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मौका बड़ा था, लिहाजा असम भगवामय नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर थे, उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग ताजपोशी में शामिल हुए। ताजपोशी के गवाह बने असंख्य लोग। हेमंता ने स्कीम, शक्ति और संगठन के दम पर असम में भगवा विजय की नई पटकथा लिखी। कैसे पटकथा लिखी गई और आज मंच पर क्या खास हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं श्री हिमंत बिश्व शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लौ जे। और इसी के साथ असम में भगवा सरकार ने एक बार फिर सत्ता की शपथ ले ली। भव्य मंच, समर्थकों के नारे और चारों तरफ भगवा लहर के बीच नई सरकार ने सत्ता की कमान संभाल ली। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मौका बड़ा था, असम में पहली बार बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी, लिहाजा असम में शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। हेमंत का पूरा परिवार इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बना। हेमंत बिस्व शर्मा असम के पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। 10 मई 2021 को हेमंत बिस्व शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और इस बार जकुलबाड़ी से लगातार छठी बार चुनाव जीता और कांग्रेस के विदिशा नियोग को करीब 90,000 वोट से हराया। कांग्रेस पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाले हेमंत 2001 में पहली बार विधायक बने थे। अब ये 5 साल, उससे भी ज्यादा असम के विकास के 5 साल हो गए और देश के भी विकास में एक बहुत अहम भूमिका असम निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता है और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाना चाहता है। घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर और हमारी बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए आसाम ने जो कदम उठाया, वो कदम बंगाल में भी उठाना चाहिए। वो काम काल पहले कैबिनेट से हम लोग शुरू कर दिया। डबल इंजन की सरकारें एक नया कीर्तिमान विकास का, सुशासन का बना रही है। असम की सरकार उसको और ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ा रही है। असम में बीजेपी की ये लगातार तीसरी सरकार है, यानी जनता ने एक बार फिर भगवा राजनीति पर भरोसा जताया है और हेमंत के नेतृत्व को विकास और स्थिरता की गारंटी माना है। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि 10 साल के बाद सरकार को एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन हेमंत ने अपने स्टैंड से इस ट्रेंड को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया और इनमें वो स्कीम ज्यादा कारगर रही जिनके सूत्रधार खुद हेमंत थे। लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस, कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। हेमंत ने स्कीम के चौके से एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसने असम में बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक कराई और हेमंत बिस्व शर्मा दूसरी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2026 विधानसभा चुनाव में असम के साथ बीजेपी ने बंगाल को भी भगवा रंग से रंगा। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही सबसे पहले घुसपैठियों पर सख्त एक्शन लिया, उसकी शुरुआत कर दी। बंगाल में लंबे समय से घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही और इसके पीछे की वजह है बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में फेंसिंग का ना होना। अब इस समस्या को जल्द सुलझाने के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक फैसला लिया। घुसपैठ के खिलाफ शुभेंदु सरकार का पहला फैसला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल की सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी।
बंगाल में लाउडस्पीकर की आवाज खामोश होगी। बंगाल के बॉर्डर पर अब घुसपैठियों की शामत आएगी। बंगाल में भगवा राज का आगाज हुआ तो कट्टरपंथियों और घुसपैठियों का इलाज भी शुरू हो गया। ममता राज में हिंदुओं की भावनाओं और नियम कायदों को ताक पर रखकर होने वाली हर चीज पर अब शुभेंदु सरकार का हंटर चलना शुरू हो चुका है और बंगाल में साजिशों के कुचक्र को खंड खंड करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले घुसपैठियों पर शुभेंदु सरकार के एक्शन की तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच फेंसिंग और घुसपैठियों के इलाज के जिस वादे के बाद शुभेंदु ने बंगाल में चुनाव जीता, उस वादे को पूरा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शुभेंदु सरकार ने फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर ये जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। कि जो लोग ये 0 पॉइंट में हैं उनका क्या होगा, जो लोग सुरक्षित हो जा रहे हैं उस पार यानी कि फेंसिंग के उस पार, लेकिन जो लोग 0 पॉइंट में रहेंगे उनको क्या अपना जो कंपेंसेशन है वो मिलेगा, उनको क्या कोई अलग जगह दिया जाएगा। अभी ये सब जो समस्या है इनका हल कब निकलेगा इस बारे में वो लोग अभी तक नहीं जानते हैं। वो लोग सरकार यानी कि नए सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन उनसे ये जानना चाहते हैं कि इनका आखिर में क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी राज्य सीमा है। इसी सीमा के 127 किलोमीटर हिस्से पर फेंसिंग की जानी है। ये 127 किलोमीटर का क्षेत्र 9 जिलों में आता है। इनमें उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार शामिल हैं। लेकिन केंद्र सरकार की कई पहल के बावजूद ममता सरकार बीएसएफ को जमीन देने में आनाकानी करती रही। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी दीदी ने इस काम को पूरा नहीं किया, लेकिन अब इलाके के लोग खुश हैं। इस फैसले को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं। ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं अभी वो बांग्लादेश की बॉर्डर के एकदम 0 पॉइंट पर आप देख लीजिए। यहाँ पे एक तालाब है, तालाब के पास जो पेड़ दिख रहा है उधर है बांग्लादेश। दिखाइए दिखाइए। तो ये पूरा जाएगा, इधर भी अभी भी बीएसएफ ड्यूटी भी करता है। सुरक्षा हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि हम अगर अंदर पड़ जाएंगे तो हमारा क्या सुरक्षा है। मतलब हम लोग जहाँ इस वक्त खड़े हैं ये 0 पॉइंट है। हाँ, ये 0 पॉइंट है। तो तारेकाटा जाल जहाँ पड़ेगा हम उसका अंदर पड़ रहे, तो हमारे लिए क्या है। यानी बंगाल में अब तक जो घुसपैठिए सियासत और सुरक्षा के लिए दीमक बन चुके थे, भगवा सरकार के आते ही देश के दुश्मनों का इलाज शुरू हो चुका है। और बंगाल ने इस बार जिस परिवर्तन के लिए रिकॉर्ड वोटिंग की, वो परिवर्तन अब जमीन पर जल्द नजर आने लगेगा। पश्चिम बंगाल के कोई झूड़ी बॉर्डर से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पश्चिम बंगाल में सिर्फ घुसपैठियों पर ही एक्शन नहीं है, बल्कि सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउड स्पीकर का शोर कम नहीं करने वालों पर भी एक्शन है। इस मुद्दे पर शुभेंदु सरकार का पूरा प्लान ऑफ एक्शन की तैयारी क्या है, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। हफ्ता में सब नमाज पढ़ता है, नहीं होगा बगल में करो है। गवर्नमेंट जो बोला है एकदम ठीक। अथॉरिटी जो मुख्यमंत्री जो बात बोला है एक खराब कुछ नहीं है, वो अच्छा ही है। हम लोग को एक लिमिटेशन में रहना है। पहले तो हम लोग को पंक्चुअलिटी होना जरूरी है, इसीलिए तो ये बात। रोड पे नमाज सभी लोग पढ़ते हैं। हम लोग को नमाज का जहाँ तक सवाल है 10 से 15 मिनट यही ना वक्त लगता है। ये लोग तो अपना जुलूस लेके जाते हैं तो सदियों 2-3 घंटा रास्ते में जाम रहता है। हमको नहीं सोचना पड़ेगा, ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। जो नया सरकार अभी बना हुआ है, शुभेंदु अधिकारी को सोचना पड़ेगा। ये तो उनको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, नहीं करना है। सरकार बयान कर दिया, जो टाइम होगा सही टाइम में ही उसको नमाज पढ़ना, भोर में नहीं होगा। उन लोगों का है जो भोर में देना ही है, दीजिए ना। ऐसी स्थिति में दीजिए जिसमें से अदर्स आदमी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना। यहाँ पे लिमिट में ही है, यहाँ ज़्यादा लाउड नहीं है। ये बस यही एरिया है, साउंड एकदम लिमिट में है। जो एक्चुअल हमेशा होते आया है पूरा बंगाल में, वो तो ऐसे एज यूजुअल वैसे ही होगा। तो लिमिट जो है वो तो लिमिट कैसे ज़्यादा या कम
जो एक्चुअल जो साउंड जो आता है माइक से, वही माइक से आवाज आना चाहिए। लेकिन असम में जीत और बंगाल में बढ़ते जनाधार से उत्साहित बीजेपी अब मिशन 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव करने जा रही है। 60 कमजोर सीटों पर फोकस किया जा रहा है। संगठन में 7% नए चेहरे लाए जा रहे हैं और बूथ से लेकर सामाजिक समीकरण तक के लिए एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। तो बीजेपी का प्लान 60 के जीत की हैट्रिक का रास्ता तैयार करने वाला है। उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। दीदी द्वारा इस शक्ति श्रृंखला का और संगठन का कायाकल्प, जीत का हैट्रिक प्लान। – 2027 मिशन के लिए योगी का प्लान 60। असम और बंगाल में भगवा फहराने के बाद बीजेपी का अगला मिशन यूपी है। लिहाजा यूपी फतह के लिए बीजेपी ने प्लान 60 तैयार किया है। प्लान 60 यानी यूपी की 60 वैसी सीटें जहां बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। दूसरी तरफ तैयारी संगठन को धार देने की भी है, जिसके तहत प्रदेश संगठन में करीब 60% नए चेहरे नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जोर 60 सीटों पर जीत का गुणा भाग तय करने का है। लिहाजा 60 सीटों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, जहां बीजेपी लगातार 3 विधानसभा चुनाव में हारती रही है। 60 सीटों में सबसे ज्यादा 22 सीटें पूर्वांचल में हैं। इनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिले शामिल हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर समेत करीब 13 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी लगातार जीत हासिल नहीं कर सकी। पहले चरण में इन सीटों पर ग्राउंड लेवल पर फैक्ट फाइंडिंग की जाएगी। उसके बाद स्थानीय सामाजिक समीकरणों, संगठन की स्थिति और जातीय गणित का आकलन कर रणनीति तैयार की जाएगी। यानी बीजेपी का जोर बूथ लेवल को और मजबूत करने का है और इस टास्क को पूरा करने के लिए संगठन में बदलाव की कवायद भी तेज हो गई है। संगठन में बड़े बदलाव की आहट पहले ही जिला इकाइयों में दिख चुकी है। अब नजर प्रदेश टीम पर है, जहां चुनिंदा चेहरों को छोड़कर ज्यादातर बदलाव संभव है। प्रदेश संगठन में करीब 60% नए चेहरे नजर आएंगे। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई टीम में युवाओं के साथ अनुभव का भी समावेश दिखेगा। कुछ अनुभवी चेहरे रिपीट होंगे तो कुछ का प्रमोशन होने की संभावना है। कैबिनेट के बाद अब संगठन के जरिए पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधेगी। लिहाजा सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष को बदलने की तैयारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये टीम 15 मई तक घोषित कर दी जाएगी, जिसमें करीब 60% नए चेहरों को मौका मिलेगा। इस टीम में युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ लगभग सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष हटाए जाएंगे। इस टीम में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पुराने चेहरों को रिपीट भी किया जाएगा और उनका प्रमोशन भी किया जाएगा, जिन्होंने पार्टी में रहकर बेहतर काम किया है। यानी मिशन 27 के लिए बीजेपी अब संगठन को रीसेट करने की तैयारी में है। 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है। अब देखना ये होगा कि संगठन में होने वाले ये बड़े बदलाव चुनावी मैदान में कितना असर दिखाते हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात उस खबर की जिसने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को एक्शन पर आने के लिए मजबूर किया। देवरिया की एक नाबालिग लड़की ने खुलासा किया। लड़की ने आरोप लगाया कि देवरिया के स्कूल में लव जिहाद सिंडिकेट चल रहा है और निशाने पर हैं हिंदू लड़कियां। इसी के बाद देवरिया सदर के विधायक एक्शन में पुलिस को पत्र लिखा, आरोपी को शिकंजे में लिया गया। अनिरुद्धाचार्य के दरबार में खड़ी ये लड़की नाबालिग है। चेहरे पर डर, आवाज में पछतावा और जुबान पर एक ऐसा आरोप जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी। लड़की का दावा ये कि 2 साल पहले स्कूल में उसकी दोस्ती आशिक अंसारी नाम के युवक से थी। दोस्ती प्यार में बदली और फिर शुरू हुआ लव जिहाद का खेल। लड़की नाबालिग है, 16 साल की। अनिरुद्धाचार्य को बता रही है कि कैसे उसके साथ आशिक अंसारी नाम का युवक लव जिहाद कर रहा है, पैसे ऐंठ रहा है, शारीरिक शोषण कर रहा है। उसके लिए वो घर से पैसे भी चोरी करने लगी और उसके आसपास की 400 हिंदू लड़कियां मुस्लिम युवकों के संपर्क में। पहले सुनिए इस लड़की की आप बीती। इतना ही नहीं, लड़की ने बताया कि कैसे वो उस जाल में अकेली नहीं बल्कि बाकी लड़कियां भी हैं।
जैसे ही अनिरुद्धाचार्य ने इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया, वीडियो वायरल हुई। इसको लेकर एक्शन शुरू हुआ। जानकारी सामने आई कि नाबालिग देवरिया की रहने वाली थी, जिसके बाद बीजेपी विधायक शरभ मणि त्रिपाठी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। ये बच्ची स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी के संवाद कार्यक्रम में गई, वहां पर जाकर उसने अपनी पीड़ा बताई, तो निश्चित तौर पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने प्रशासन से कहा है कि आशिक अली, उसके दोस्तों का पता लगाया जाए। जो भी चरमपंथी इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। पुलिस एक्शन में आई, लव जिहादी आशिक अंसारी को पकड़ लिया। आज बरियारपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से रिमांड प्राप्त कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। हालांकि जिस स्कूल में बच्ची पढ़ती है, वहां के प्रिंसिपल ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यालय प्रांगण के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और यहाँ पर हिंदू छात्र छात्राओं की संख्या ही ज्यादा है। आरोपी गिरफ्तार है। पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन में कि आखिर कितने और ऐसे लोग हैं जो लव जिहाद का खेल खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 26 घंटे में 3 मर्डर, चलती ट्रेन से लेकर अस्पताल तक दहशत और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक एक्शन। चंदौली का साइको किलर गुरप्रीत सिंह आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया। उसके साथ हुई पूछताछ में उसी साइको किलर ने कबूल किया कि उसने सिर्फ अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए लोगों की जान ली। लेकिन जब पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करा रही थी, तभी उसने पिस्तौल छीनकर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई हुई और साइको किलर खत्म हुआ। वारदात, 26 घंटे में 3 मर्डर, अंजाम एनकाउंटर में ढेर। जिस अपराधी को योगी फोर्स के 5 जवान एक साथ उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं, वो कोई आम अपराधी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश को दहलाने वाला, योगी फोर्स को चैलेंज देने वाला चंदौली का साइको किलर था, जिसने 26 घंटे में 3 हत्याओं को अंजाम दिया था। लेकिन यूपी पुलिस ने 3 मर्डर को अंजाम देने वाले साइको किलर का 24 घंटे में काम तमाम कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि गुरप्रीत सिंह ने 26 घंटे के भीतर बेवजह 3 हत्याएं की थी। तीनों वारदातों का पैटर्न एक जैसा था, गोली सीधे कनपटी पर मारी गई थी। पहली हत्या 10 मई सुबह करीब 7 बजे पैसेंजर ट्रेन में एक युवक को गोली मार दी। दूसरी हत्या 10 मई की रात 2 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में बाथरूम गए युवक को गोली मार दी। तीसरी हत्या 11 मई सुबह 8 बजे चंदौली के प्राइवेट अस्पताल में घुसकर बेड पर लेटी महिला की कनपटी पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी। महिला की हत्या करके भागने लगा तो भीड़ ने पकड़कर पीट दिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस के सामने उसने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। जो सूचना मिली कि लक्ष्मी देवी नाम की महिला जो कि भभुआ बिहार की रहने वाली है, वो अपने इलाज के लिए यहाँ पर एडमिट कर रही थी और आज एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आकर के उनको गोली मारी गई। 3 हत्याएं, 3 अलग अलग लेकिन तरीका एक, सीधे कनपटी पर गोली। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि कोई आम अपराधी नहीं है ये, बल्कि डेथ मिशन पर निकला साइको किलर है। बार फिर आपका स्वागत है और बात पाकिस्तान के दोगलेपन, पाकिस्तान की गद्दारी की। खबर हैरान करने वाली है क्योंकि दावा है कि पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट वॉर में अमेरिका की पीठ पर छुरा भोंका। मुनीर ने अपने नूर खान एयरबेस पर ईरान के सैन्य विमानों को छिपने की जगह दी ताकि अमेरिकी हमलों से उसको बचाया जा सके। एक तरफ शांति वार्ता की बात, तो पर्दे के पीछे से ईरान के साथ ये डी। ट्रंप प्रशासन का एक्शन क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। दुनिया जिसे दहशतगर्दी का गढ़ मानती है, उस पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। एक तरफ शांति दूत बनने का ढोंग और दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। खबर आ रही है कि जिस अमेरिका से पाकिस्तान अरबों डॉलर की मदद लेता है, उसी अमेरिका की आंखों में धूल झोंकते हुए पाकिस्तान ने ईरान के लड़ाकू विमानों को अपने एयरबेस पर पनाह दी। पाकिस्तान की फितरत में ही गद्दारी है और इसका ताजा शिकार बना है महाशक्ति अमेरिका। एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी भड़की थी, तब पाकिस्तान ने चुपके से ईरानी सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरबेस पर छिपने की जगह दी।
वही नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी के पास है और पाकिस्तान का सबसे रणनीतिक सैन्य ठिकाना माना जाता है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि वहां ईरान का खुफिया विमान RC-130 देखा गया है। मकसद तो साफ था, अमेरिकी मिसाइलों से ईरान के इन बेशकीमती विमानों को बचाना। याद रहे कि ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थ बनने का नाटक कर रहा था। पाकिस्तान के इस डबल गेम से वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कर दिया कि अगर यह खबर सच है तो पाकिस्तान की भूमिका पर फिर से विचार करना होगा। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि ईरान ने अपने नागरिक विमान अफगानिस्तान में भी पार्क किए हैं। महान एयर का एक विमान काबुल पहुंचा था जिसे बाद में हेरात शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया वो तो सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देना है। ट्रंप प्रशासन अब गुस्से से लाल है क्योंकि जिस वक्त वो पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे थे, तो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहे थे, इस्लामाबाद उसी वक्त उनके दुश्मनों को पनाह दे रहा था। हमेशा की तरह पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज कर रहा है, लेकिन इतिहास तो गवाह है कि ओसामा बिन लादेन से लेकर ईरानी विमानों तक पाकिस्तान ने हमेशा आतंकियों और विरोधियों को अपने घर में पनाह दी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की इस महाशातिराना चाल का जवाब क्या देते हैं। क्या पाकिस्तान की यह चाल उस पर भारी पड़ने वाली है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर कैंची चलाने वाला है? ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से यह साबित किया कि उस पर भरोसा करना अपनी पीठ पर खुद खंजर घोंपने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका के साथ डबल गेम नहीं किया, बल्कि ईरान जंग के बीच मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती में भी दरार डाली। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में झूठी बातें फैलाकर के इजराइल को बदनाम कर रहा है। यह खुलासा खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। जब तेहरान से इस्फहान तक शहर शहर तबाह हो रहे थे, जब पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के बारूद की मार झेल रहा था, तब भी गद्दार, धोखेबाज, दोगला, आतंकी पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ शांति वार्ता का ढोंग रच रहा था तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की दोस्ती तोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर बारूदी चिंगारी भड़का रहा था, वो भी महायुद्ध के बीच। पाकिस्तान और मुनीर ब्रिगेड की साजिश का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने मुनीर एंड शहबाज की दुनिया के सामने पोल खोल दी और दावा किया कि पाकिस्तान फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और बॉट फार्म के जरिए इस शैडो कैंपेन चला रहा था। इसके जरिए गद्दार पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल के मजबूत रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान शैडो कैंपेन के जरिए लगातार इजराइल विरोधी मैसेज फैला रहा था। वैसे तो पाकिस्तान के लिए साजिश एक्सपोज होना और बेइज्जती झेलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि इस बार सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुनीर एंड शहबाज कंपनी की पोल खोल दी। दरअसल पाकिस्तान के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है और दोनों देशों में अक्सर तनातनी देखी जाती है। इजराइल ईरान के साथ युद्ध विराम नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान ने मध्यस्थता का प्रस्ताव देकर ईरान और अमेरिका को अपनी जमीन पर बुलाया, लेकिन पाकिस्तान का शांतिदूत वाला ढोंग भी चल नहीं पाया। वहीं ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने कई बार इजराइल को धमकी दी, लेकिन इजराइल के दो टूक जवाब के बाद डरपोक पाकिस्तान दुम दबाकर बैठ गया, क्योंकि पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को बड़ी सफाई से निपटा देता है। इतना ही नहीं, अपने इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने पाकिस्तान को डबल तमाचा मारा है। इजरायली पीएम ने पाकिस्तान को बेनकाब तो किया ही, भारत की भी जमकर तारीफ, जिसे सुनकर मुनीर और शहबाज के सीने पर सांप जरूर लौटे हों। यानी ये पाकिस्तान के लिए डबल ट्रबल है। एक तरफ मुनीर ने खूंखार इजराइल के साथ दगा करने की भूल की, ऊपर से भारत और इजराइल की दोस्ती ने आतंकिस्तान को एक बार फिर बारूदी कहर के खौफ से भर दिया है। क्योंकि अब की बार अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान या इजराइल के खिलाफ कोई भी साजिश की तो बारूद दोनों तरफ से बरसे और निशाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम जैसे बिजनेस माइंड प्रेसिडेंट की डिक्शनरी में दोस्ती जैसा कोई शब्द नहीं, बल्कि वो हर वक्त अपने हितों के मुताबिक डील पर जोर देते हैं। तो क्या चीन दौरे पर भी ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ऐसी कोई डील करने वाले हैं? चीन के दौरे पर दूसरी बार पहुंचे ट्रंप पर दुनिया की नजर क्यों है?
उसकी वजह इस रिपोर्ट में है। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दौरे से 3 दिन पहले ही अमेरिकी विमानों ने ट्रंप की लिमोजिन कारें और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साजो सामान उतारने शुरू कर दिए थे। अब बस इंतजार है डोनाल्ड ट्रंप का, जो 13 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। आज अगर ट्रंप जिनपिंग को जेंटलमैन बता रहे हैं, तो ये दौरे से पहले डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि दुनिया जानती है कि दोनों की मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मिडिल ईस्ट में तनाव और ईरान के साथ जंगी संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है। ये ट्रंप भी जानते हैं कि चीन कभी ईरान पर अमेरिका के स्टैंड के साथ खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि वो हर हाल में ईरान का मददगार ही है। इसीलिए ट्रंप के मुंह से जिनपिंग के बारे में भले शख्स और बेजोड़ आदमी की बातें सिर्फ जुबानी जुमले लगती है। ईरान जंग को छोड़ भी दे तो कई मुद्दे दोनों देशों के बीच भी आपसी टकराव की बड़ी वजह है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है ताइवान का, जिस पर कब्जा करना चाहता है चीन, और अमेरिका चीन के इस स्टैंड के खिलाफ है। दूसरा है अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा, जिसके दबाव के आगे चीन झुकने को तैयार नहीं। इसके अलावा अमेरिका को चीन के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और सेमीकंडक्टर चिप्स में बढ़त को लेकर भी तनाव है। दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसैनिक ताकत भी अमेरिका की चिंता की बड़ी वजह है। इन मुद्दों को लेकर पिछले साल अक्टूबर 2025 में ट्रंप और शी जिनपिंग साउथ कोरिया के बुसान में मुलाकात कर चुके हैं। यहीं पर दोनों के बीच टैरिफ को लेकर 1 साल का समझौता हुआ था। तब ट्रंप ने चीन को सबसे बड़ा पार्टनर कहा और फैंटास्टिक रिलेशनशिप की बात भी कही। उसी मीटिंग में 2026 में चीन आने की प्लानिंग की पुष्टि हुई। अब ये यात्रा उसी समझौते को आगे बढ़ाने और रिश्तों को स्टेबल करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन ट्रंप क्या ये सब इतनी आसानी से कर पाएंगे, जब ये जानते हैं कि चीन ईरान से संघर्ष में हमेशा अमेरिका के खिलाफ ही होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप चीन से ईरान के मसले पर सार्थक बातचीत की पहल करने को कह सकते हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है चीन के इंटरेस्ट पर, चीन की दिलचस्पी पर। अगर अमेरिका ताइवान पर चीन को ढील दे, तो चीन भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों के लिए मध्यस्थ बनने को राजी हो सकता है। वरना यह दौरा दोस्ती दुश्मनी के बीच गेस्ट और होस्ट के खेल से ज्यादा और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।